गुड मॉर्निंग बच्चों। जहाँ तक हम बात करें तो आप लोग सोचते हैं कि जो बड़े शहरों के लोग हैं या जो बड़े नेता तथा आईएएस ऑफिसर या आरएस ऑफिसर जो है, इनके बच्चे ही आगे जाके सक्सेस होते हैं या फिर वो अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। तो ये आप कतई ही भी मत सोचना। तो आज हम देखें कि किस तरह से एक गरीब का बच्चा तथा एक अमीर का बच्चा अपने विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। जैसे एक शहर में पले बड़े या फिर जो अमीर लोग हैं उनका एक बच्चा है और एक आपके गरीब का बच्चा है। तो अमीर के बच्चे के जब पैदा होता है उसके पैदा होते ही उसको डायपर पहना दिया जाता है। अब ये लोग उनके हाथ पैरों का विकास वहीं रुक जाता है। फिर वो जब जैसे जैसे बड़ा होता है वो नीचे खेलने के लिए मन करेगा उसका कि मिट्टी में जाए और खेले, लेकिन माता जी क्या कहेगी कि नहीं बेटा नीचे नहीं उतरना। या फिर वो नीचे उतरने के लिए कोशिश करेगा तो माता कहेगी नहीं बेटा, मेरे बेटे की मिट्टी लग जाएगी, मेरा बेटा गंदा हो जाएगा या उनके कीटाणु लग जाएंगे, तो उनका विकास रोक दिया जाता है। और एक इधर गरीब का बच्चा, उसकी माता क्या कहती है, बच्चे को मिट्टी में खेलने के लिए छोड़ देती है और बच्चा पूरे दिन खेलता रहता है। तो याद रखो कि हमारा शरीर जो है वो 18 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है और ये 18 के 18 तत्व आपके मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। तो एक जो बच्चा पत्थर पे पल रहा है और एक जो बच्चा मिट्टी में पल रहा है, इसका विकास बेटर होगा। इसका विकास बेटर होगा आपके गांव के बच्चे का। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी में खेलेगा, कुछ खाएगा, कुछ अंदर जाएगी, कुछ तत्व मिलेंगे, इसीलिए उनका विकास होता है। और शहरों के बच्चों की यदि और बात करें, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है, खेलने योग्य हो जाता है, तो उनकी माताएं क्या करती हैं, ढेर सारे खिलौने। अब वो खिलौने लाने में भी थोड़ी मुसीबत होती है। कैसे कि घर पे एक आदमी कमा रहा है, मजदूरी कर रहा है, या फिर वो जो घर का मेन मुखिया अमीर आदमी है उसको बोलेगी कि मेरे बेटे को तो ये खिलौना ला के दो, मेरे बेटे को ये इसमें घूमना है, इसमें घूमना है। नहीं नहीं, आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ और बहुत सारे खिलौने आते हैं, और अगर नहीं भी ला के दे तो वो इस तरह से परेशान कर देती हैं कि वो व्यक्ति लाने के लिए मजबूर हो जाता है। कैसे? यदि पड़ोस वाला अमीर व्यक्ति है, इस शहरों में जो अमीर व्यक्ति है, उसका बेटा यदि अच्छे से खिलौने के अंदर घूम रहा है, अच्छे से खिलौने के अंदर खेल रहा है, तो ये कहेगी कि उसका बेटा तो या उसकी बेटी तो उस अच्छे से खिलौने में घूम रही है और बाहर मेरे को ऐसे देख देख के उनको घूम रही है जैसे कि हम अपने पास तो कुछ भी नहीं है। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा ऐसी बात नहीं, फिर भी नहीं मानेगी, फिर भी बोलेगी अगर आपने नहीं ला के दिया तो मैं शाम को खाना नहीं बनाऊंगी। अपन तो ये सोए, वो बेचारा क्या करे, फिर वो शाम को, क्योंकि भूख तो लगती है, खाना तो खाना पड़ता है, फिर वो शाम तक थक हार के उनको खिलौना ला देगा। अब वो बच्चा जो छोटा है उस खिलौने पे पूरे दिन घूमता रहेगा, वो दौड़ी दौड़ी उस पड़ोसन को दिखाने के लिए बाहर जाएगा, तो उस बच्चे का हाथ पैर का विकास वहीं रुक जाएगा। लेकिन इधर ग्रामीण बच्चों के यदि विकास देखें तो किस तरह से कि उनको उनकी माँ कैसे खिलौने दे, घर की बाटी, घर की थाली और घर की चमची कि ले बेटा ये बजा। अब बेटा मगन मस्त और माँ भी मगन मस्त, बट बेटा बजा रहा है चमची और आराम से खेल रहा है, कोई खिलौनों की जरूरत नहीं। तो इस तरह से ग्रामीण के बच्चे में विकास कैसा हो रहा है, बेटर हो रहा है। फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, जैसे शहरों के बच्चों ने स्कूल में लड़ाई झगड़ा तो हो ही जाता है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, वो घर आके रोया, मम्मी मेरे को किसी ने मारी, मेरे दोस्त को मेरे ने मारी। तो उसकी मम्मी दौड़ी दौड़ी जाएगी, क्यों रे, मेरे बेटे के क्यों हाथ लगाया, क्या कर दिया मेरे बेटे ने, चल बेटा तू रो मत, मेरे बाबू की किसने मारी। अब बेटा फूल के गुब्बारे जैसा हो जाएगा,
और इधर यदि ग्रामीण के बच्चों में झगड़ा हो गया और उसकी माँ को आकर उस बच्चे ने कहा, तो उसकी माँ क्या कहेगी कि गलती तेरी है, तू पढ़ने जाता है या फिर झगड़ने जाता है। तो बच्चा खुद भी सोचेगा कि कुछ न कुछ कमी तो तेरे में ही। तो उधर एक शहरी बच्चे के शारीरिक विकास में भी कमी, मानसिक विकास में भी कमी, और एक ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जिसके शारीरिक तथा मानसिक विकास दोनों मजबूत। और जब थोड़ा और भी बड़ा होगा तो शहरी बच्चे की पसीना आ गया, लाइट चली गई, वैसे तो उनकी ऐसी भी होती है, लेकिन कहीं कहीं जाना भी पड़ जाता है या कभी पसीने का सामना भी करना पड़ जाता है, तो वो रोएगा, ओ इतनी गर्मी कैसे सहन करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन शहर का बच्चा, उसने अपनी मेहनत की कमाई की और उसने क्या, पसीना आएगा तो नहीं घबराएगा, अपना रुमाल निकाला और पूछा और वैसे ही पढ़ता जाएगा। इसलिए एक ग्रामीण और शहरी विकास के बच्चों में ये अंतर होता है। तो आप ये सोच मत रखिए कि जो शहर का बच्चा है वो ही आगे पढ़कर, या जो बड़े बड़े नेताओं या जो बड़े बड़े ऑफिसर, उनके बेटे ही या बेटी ही आगे जाकर कुछ बन सकते हैं या कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं। ये कतई मत सोचिए। इसके लिए मैं एक कहावत कहूंगी आप लोगों को कि हथियार कितना भी बड़ा तथा मजबूत क्यों न हो, हथियार कितना भी बड़ा तथा खतरनाक क्यों न हो, लेकिन उसको चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। यदि एक बड़ा तथा मजबूत हथियार ले लिया जाए लेकिन चलाने वाले में दम नहीं, वो उसको देखते ही कांपने लग जाए, क्या वो हथियार काम कर पाएगा? नहीं रे। और एक मजबूत, एक खतरनाक इंसान के पास यदि छोटा सा हथियार होगा तो वो धमाका कर देगा। इसीलिए हथियार की बजाय हथियार को चलाने वाला खतरनाक होना चाहिए। तो कभी भी नहीं सोचना है कि जो शहर के बच्चे या बड़े जो लोग हैं वो ही आगे बढ़ पाएंगे या निकल पाएंगे। हाँ, ये पहले था कि वो नहीं निकल पाते थे, कि जैसे बड़े बड़े शहरों में उनके पास कोचिंग सेंटर है, या जो अमीर बाप के बेटे हैं या बेटी है वो विदेशों में भेज दिए जाते थे, या दिल्ली जैसे बड़े बड़े संस्थान के अंदर कोचिंग कर पाते हैं, तो वहां वो ग्रामीण बच्चे थे, वो सोचते थे कि उनके पास तो पढ़ाई की सब सुविधा है, हमारे पास तो कुछ नहीं, एक छोटे से स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर हम कैसे आगे बढ़े। और ये सबसे जरूरी होता है कि बच्चे को गाइडेंस मिलना तथा उनको अच्छे प्रकार से शिक्षा मिलना भी सबसे जरूरी होता है। लेकिन आज का टाइम मीडिया का टाइम है, डिजिटल का टाइम है, तो सबसे फायदा ग्रामीण वाले लोगों को है जो घर बैठे बड़े बड़े संस्थानों के जो पढ़ाए गए या जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आज घर बैठे छोटे से फोन के अंदर देख सकते हैं। इसीलिए ये बात कभी मत सोचना कि जो शहर के बच्चे हैं वो आगे बढ़े। आप भी बढ़ सकते हो, आप भी कुछ आगे बेटर से बेटर कर सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आरएस बन सकते हो, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स बन सकते हो। तो अपना आत्म बल नहीं खोना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि हम ये करेंगे और आगे बढ़ते रहिए। और अब हम बढ़े, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके अंदर हमने क्या देखा था? मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है वहां एक मुख्य मानव का उत्सर्जन तंत्र के रूप में हमने वृक्क की नॉर्मल जानकारी देखी थी। उसके अंदर हमने क्या देखा था कि एक जोड़ी वृक्क है, उसके अंदर मेडुला तथा कोर्टेक्स भाग था। उस मेडुला तथा कोर्टेक्स भाग के अंदर क्या पाई जा रही थी? नलिकाएं पाई जा रही थी, उनको हमने नाम दिया था नेफ्रॉन्स, जिसको हमने क्या वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहा था कि छोटे से छोटी इकाई क्या है? संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। तो उसके
में बेसिक जानकारी देखी और अब उसके आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखो, नेफ्रॉन्स जो है वो दो भागों से मिलकर बना है। एक है आपका मेलपीगी काय, एक आपका क्या है मेलपीगी काय, दूसरा आपका क्या है कुंडलित नलिका। जो मेलपीगी काय है वो बोमन संपुट तथा केशिका गुच्छ दो भागों से मिलकर बना है। कैसे? जैसे ये आपका इस तरह से ये प्याले नुमा संरचना है, इस प्याले नुमा संरचना को कहा बोमन संपुट, तथा इसके अंदर जो आ रही है अभिवाही धमनी, ये जो अभिवाही धमनी है ये यहाँ आगे जाकर धमनी आगे जाकर भागों में बढ़ जाती है, धमनी का तथा उसके आगे केशिकाओं के अंदर, फिर ये केशिकाओं का एक जाल बनता है और फिर उससे क्या है जो धमनी निकलती है वापस मर्ज होके उसको बोला जाता है अपवाही धमनी। तो देखो, अभिवाही धमनी जो है वो क्या होती है, व्यास में थोड़ी मोटी होती है, और अपवाही धमनी जो है व्यास में क्या होती है, थोड़ी पतली होती है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप लोगों ने संपेरा तो देखा ही होगा, जगह जगह पे फिरता है, उसके पास एक कटोरा होता है, उस कटोरे में सांप को रख रखा होता है और एक तरफ उसका मुंह निकला हुआ है, एक तरफ उसकी पूंछ निकली हुई होती है। तो उसको बोल दो मेलपीगी काय। अब आज के बाद याद रखना, जहां भी संपेरा दिखे तो आप बोलना ये लो मेलपीगी काय। तो समझे बात कि मेलपीगी काय का मतलब है कि बोमन संपुट जो प्याले नुमा संरचना है और उसके अंदर जो केशिकाओं का गुच्छ आ रहा है वो क्या है आपका, जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, और इसको हिंदी में बोला जाता है केशिका गुच्छ। यहाँ तक एक भाग तो किसका हो गया, नेफ्रॉन्स का। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा भाग जो क्या है कुंडलित नलिका कहलाती है। कुंडलित क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुंडलन के रूप में कुंडलन बनाए रहती है। कैसे? जैसे ये है, ये यहाँ तक तो हमने क्या देख लिया मेलपीगी काय, इसके आगे ये क्या है कुंडलन बना रही है। जैसे मैंने तो एक दो कुंडलन बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे लंबे सारे कुंडलन होते हैं। तो इस तरह से ये कुंडलित नलिका वाला जो पार्ट है वो आपके तीन भागों में बंटा होता है। सबसे पहला जिसके अंदर सबसे अधिक कुंडलन पाए, तीनों भागों में सबसे अधिक कुंडलन किसमें पाए जा रहे हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो ये जो सबसे अधिक कुंडलन वाला भाग या बोमन संपुट से निकलने वाला भाग आपका क्या कहलाता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका। इसको पीसीटी भी बोला जाता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये हुई आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर उसके बाद यहाँ से ये थोड़ा सा फूला हुआ भाग तथा उसके बाद थोड़ा संकरा भाग तथा यू आकार की आकृति बनाते हुए इस तरह से ये संरचना नेफ्रॉन्स की दूसरी, जिसका क्या नाम है हेनले का लूप। इस हेनले की लूप की यदि बात करें तो इस भुजा को बोला जाता है अवरोही भुजा। इसको क्या बोला जाता है, अवरोही भुजा। और इस जो दूसरी भुजा है इसको बोला जाता है आरोही भुजा। अब इन दोनों भुजाओं की यदि बात करें तो इसका ऊपर वाला जो क्या है समीपस्थ कुंडलित नलिका के साथ जुड़ा हुआ है वो थोड़ा चौड़ा होता है तथा नीचे वाला भाग थोड़ा संकरा पाया जाता है। इसी तरह से दूसरी जो आरोही भुजा है उसकी नलिका भी वैसे ही पाई जाती है। फिर उसके बाद ये आपके हेनले लूप की भुजा आगे जाकर क्या बनाती है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब, दूरस्थ कुंडलित नलिका। इसमें कुंडलन कम पाए जाएंगे, किसकी बजाय, आपके पीसीटी की बजाय। ठीक है, तो फिर ये आगे जाकर कहाँ खुलेगी, आपकी संग्रह नलिका के अंदर खुलेगी। अब इसका आगे पूरा डिटेल हम देखेंगे, लेकिन यहाँ तक आप पढ़ो संग्रह नलिका। और एक मुख्य बात ये है कि संग्रह नलिका नेफ्रॉन का भाग नहीं बनाती। याद रखना कि जो संग्रह नलिका है वो आपके नेफ्रॉन्स का भाग नहीं बनाती। नेफ्रॉन्स सिर्फ आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका तक है। कहाँ तक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका तक है। अब देखो, अब कहोगे मैडम आपने ये जाल कौन सा बना दिया, इसकी भी बात करेंगे। तो ये जाल क्या है, ये यहाँ से क्या आ रही है अभिवाही धमनी, इसका भी बताऊंगी मैं कहाँ से कैसे आ रही है। उससे पहले आप इस जाल को देखिए कि ये आ रही है आपकी अभिवाही धमनी, जो क्या लेके आ रही है, शुद्ध रुधिर लेके आ रही है। अब यहाँ केशिका गुच्छ है, यहाँ से क्या है पदार्थ छन के आएंगे कि जो
अनावश्यक पदार्थ है वो क्या है, छन जाएगी। क्या, छलनी का कार्य कर रहा है कौन, बोवन संपुट। फिर ये यहां से वापस निकलेगी, कौन सी, अपवाही धमनी। ये अपवाही धमनी आगे जाकर क्या है, जैसे इस तरह से आगे जाकर ऐसे केशिकाओं का गुच्छ बनाएगी, उसको बोला जाता है परिनलिकीय, परिनलिकीय केशिका गुच्छ, परिनलिकीय केशिका गुच्छ। ठीक है, फिर ये आगे जाकर बनाएगी, इसकी एक केशिका इस तरह से इसके साथ हेनले लूप के साथ आएगी, एक या दो तीन आएगी ऐसे, यहां से ये आएगी, इसके पास जो हेनले का लूप है इसके चारों तरफ इस तरह से जाल बनाएगी, ये केशिका है। ये केशिका आगे जाकर फिर पश्च महाशिरा जो है उसके अंदर जाके गिर जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये जाल था। तो आप सोचोगे ये जाल बनाने की यहाँ क्या आवश्यकता थी, हर चीज की अपनी अपनी जगह परफेक्ट होती है, आवश्यकता होती है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि यहां से जो छलित पदार्थ आया, यहाँ इस बाबू ने इसको छाना तो इसमें भी कुछ आवश्यक जो पदार्थ थे वो भी छन गए, वो भी इसके साथ आ गए। तो यहाँ जो पदार्थ है उसका फिर क्या पुनर्अवशोषण होगा। अब यहाँ ये नलियां नहीं हुई तो कहाँ होगा, तो ये प्रकृति या भगवान ने सोच समझकर ही इसको बनाया। कैसे कि ये केशिका इनके पास देती, जिससे इसके अंदर आने वाले जो आवश्यक पदार्थ थे इनका इन केशिकाओं के अंदर क्या हो जाए, पुनर्अवशोषण हो जाए। क्या हो जाए, पुनर्अवशोषण हो जाए। इस तरह से यहाँ हिलने लूप तथा दुरुस्त कुंडलित नलिका तक। अब देखो, यदि दिमाग है तो दिमाग लगा के देखो, क्या संग्रह नलिका के चारों तरफ आपकी केशिका गुच्छ का, केशिका गुच्छ लिपटी हुई नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पुनरावशोषण नहीं होता है, पुनरावशोषण सिर्फ दुरुस्त नलिका तक होता है, इसीलिए ये यहाँ लिपटी हुई है। आई बात समझ में। अब देखो, अब हम क्या समझेंगे कि ये जो पूरा का पूरा नेफ्रॉन है ये पाया कहाँ जाता है, ये कहाँ पाया जाता है। अब क्या करते हैं बच्चे, नेफ्रॉन्स की संरचना पढ़ ली कि ये क्या है, सब कुछ याद है उसको कि दो भागों का बना होता है, एक मेन पीठिकाएं है, दूसरा कुंडलित नलिका है, सब नाम याद है। लेकिन बच्चे से पूछा गया कि ये नेफ्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चे ने उत्तर दिया कि सर ये तो फेफड़ों में पाया जाता है। तो इसीलिए आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, पढ़ो तो आप पूरा ज्ञान पढ़ो, और ऐसे पढ़ो कि आपके सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और जिस भी बच्चे की कंसेप्ट क्लियर है, याद रखना वो बच्चा कैसे भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन घुमा के दे दो, लेकिन उनका जवाब ढूंढ ही निकालेगा। तो ये देखो कि ये जो नेफ्रॉन्स है ये पाए कहाँ जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जो किडनी है उसके दो पार्ट्स थे, कौन कौन से, एक आपका बाहरी भाग जिसको हमने क्या नाम दिया, कोर्टेक्स, एक भीतरी भाग जिसको हमने क्या कहा, मेडुला, जिसके अंदर क्या पाए जा रहे थे, मेडुलरी पिरामिड। तो अब ये कहाँ पाए जाते हैं, जो इसका ये वाला पार्ट है, कौन सा, मेलपीडिकाई, जिसके अंदर क्या है, बोमन संपुट तथा केशिका गुच्छ। फिर उसके बाद आ जाओ आपकी पीसीटी। तो पीसीटी तथा ये देखो, ये दिख रहा होगा, दिख रहा है कि ये जो यहां से ये क्या है, मेलपीडिकाई, फिर उसके बाद ये क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये है आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका। यहां तक तो क्या है, कौन से भाग में पाए जाते हैं, आपके कोर्टेक्स वाले भाग में। फिर उसके बाद ये देखो, यहां से मैंने ये बनाया क्या, यू आकार का हेनले का लूप। तो ये यू आकार का हेनले का लूप कहाँ आ गया, आपके मेडुलरी पिरामिड में, यानी मेडुले भाग में। फिर देखो, फिर वापिस से ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है ये कहाँ आ गई, ये आपकी कोर्टेक्स भाग में। फिर ये दूरस्थ कुंडलित नलिका से ये जो संग्रह नलिका के अंदर खुली, ये आपकी संग्रह नलिका कहाँ पाई गई, मेडुलरी भाग में। तो क्या ही बात समझ में।
किस तरह से इसके कौन कौन से भाग कहाँ पाए जाते हैं। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कैसे पूछे जाते हैं। तो जैसे ये देते हैं कि नेफ्रॉन्स का कौन सा भाग कोर्टेक्स में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कौन सा भाग कोर्टेक्स में पाया जाता है। एक तो आपका मेलपिकिकाय बोमन संपुट, मेलपिकिकाय यानी बोमन संपुट और केशिका गुच्छ। फिर उसके बाद आ जाओ यहाँ समीपस्थ कुंडलित नलिका तथा दूरस्थ कुंडलित नलिका। ऐसे कर दो ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, नीचे यू आकृति तथा संग्रह नलिका कहाँ पाई जाती है, मेडिबरी भाग में पाई जाती है। तो अब देखो, अब आप क्वेश्चन करोगे इस तरह से, जो पढ़ रहे हैं वो तो क्वेश्चन करेंगे, बाकी तो आराम से सो रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये क्या है। वो सोच रहे हैं कि आज संडे है, आज तो आराम करेंगे, वरना तो वो ही टीचर आएंगे और पढ़ाएंगे। जो नहीं पढ़ना चाहते हैं वो तो ये सोचते हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं वो दिमाग लगाएंगे कि ये कहीं क्या मैडम ये जो नेफ्रॉन्स की जो दूरस्थ कुंडलित नलिका है, क्या एक संग्रह नलिका के अंदर एक ही आकर खुलती है? तो नहीं बेटा, इस संग्रह नलिका के अंदर कई सारी दूरस्थ नलिकाएं आकर क्या है इसके अंदर खुलती है। इस तरह से जो संग्रह नलिका बनती है वो कई सारी दूरस्थ नलिकाओं से बनती है। अब जो कई सारी दूरस्थ नलिकाएं मिलकर एक संग्रह नलिका बना रही थी, अब ये संग्रह नलिका इस तरह से, ये एक संग्रह नलिका होगी। इसके बाद भी मैं यहाँ लिख देती हूँ संग्रह नलिका। इस तरह से और भी तो क्या है संग्रह नलिका होगी, जैसे मैंने ये मिला दी, यहाँ से ये संग्रह नलिका आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक मोटी नलिका बन गई। इस मोटी नलिका को क्या कहा जाता है? वेलिनाई की नलिका। अब पूछे कि वेलिनाई की नलिका किससे मिलकर बनी है, तो कई सारी संग्रह नलिकाओं से मिलकर क्या बनती है? वेलिनाई की नलिका बनती है। संग्रह नलिका किससे मिलकर बनती है? तो कई सारी दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं मिलकर क्या बनाती है? आपकी संग्रह नलिका बनाती है। और कई सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? आपकी वेलिनाई की नलिका। अब बोल रहे हो मैडम आप बोलते ही जा रहे हो, ये क्या बोल रहे हो? तो बेटा मैं बोल देती हूँ, एक बार में समझ में नहीं आएगा, आप इस वीडियो को बार बार देखो फिर समझ में आएगा। तो चले, इस तरह से ये आपकी वेलिनाई नलिका तक पहुंच गई। फिर ये वेलिनाई की नलिका कहाँ खुलती है? आपके पेल्विस वाले भाग में खुलती है। कहाँ खुलती है? पेल्विस। जो हमने पढ़ा था पेल्विस क्या था कि जो यूरेटर मूत्र वाहिनी का जो अगर सिरा जहां वृक्क के पास जा रहा है उसका आगे का भाग चौड़ा होता है और फूला हुआ होता है, उसको बोला जाता है पेल्विस। और जब ये पेल्विस कई भागों में बंट जाता है तो उन भागों को क्या बोला जाता है? कैलिक्स बोला जाता है। तो ये जो वेलिनाई की नलिका है वो आपकी कहाँ खुल रही है? कैलिक्स के अंदर। और फिर कैलिक्स कहाँ खुल रहा है? पेल्विस में। जरूरी नहीं कि ये कैलिक्स सभी जीवों में पाया जाता है। जो निम्न श्रेणी या मीडियम श्रेणी के जो जीव है उसके अंदर पेल्विस आगे जाकर भागों में नहीं बढ़ता है, तो इसलिए वहां कैलिक्स नहीं पाए जाते हैं। अब होते हैं कई बच्चे कि बोल देते हैं मैडम आपने फालतू का ये क्यों घुसा दिया कैलिक्स, मैंने तो पढ़ा एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने तो बहुत सारी बुक पढ़ी, लेकिन उसके अंदर तो कैलिक्स का नाम ही नहीं। लेकिन आप गहराई के अंदर जाके देखोगे तो ये जो भाग बटे हुए हैं वहां कैलिक्स पाया जाएगा। हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोगों को कुछ तो सोच समझ के पढ़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना घुसा रहे हैं सब। अब देखो यहाँ ये जो पेल्विस है फिर आगे कहाँ जाएगी? यूरेटर्स के अंदर जाएगी। फिर यूरेटर्स जो है वो कहाँ खुलेगी? ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर। मूत्राशय से फिर यूरेथ्रा के अंदर और फिर शरीर से बाहर त्याग दी जाएगी। अब देखो अब होता क्या है, अब कि इसके अंदर यूरिन कहाँ से खरीदी, यूरिन का निर्माण कहाँ से हो गया? तो याद रखना आपका यहां से जो आया वो क्या है? आपका क्षणितर पदार्थ है। यहां से क्या है? ये क्षणित पदार्थ है। इसको क्षणित पदार्थ क्यों कहेंगे? इसको यूरिन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यूरिन क्या है? यूरिन एक अपशिष्ट पदार्थ है, हानिकारक पदार्थ है। लेकिन ये जो क्षण के आया, ये जो क्षणित पदार्थ है इसके अंदर आपके आवश्यक पदार्थ भी तो है।
मैंने बताया ना कि इसके अंदर क्या है, इन कुंडलिकाओं की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसके अंदर क्षणिक पदार्थ के अंदर अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन के आ गए। तो इन आवश्यक पदार्थों को फिर वापस से पुनर्अवशोषण करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए इस क्षणिक पदार्थ के साथ साथ अपशिष्ट पदार्थ भी हैं इस क्षणिक पदार्थ में, तथा उनके साथ उपयोगी पदार्थ भी हैं। इसलिए इनको हम यूरिन नहीं कहेंगे। कतई गलती मत कर देना कि यूरिन का निर्माण आपके बोमन संपुट से हुआ, नहीं। आगे बताऊंगी कहां से हुआ है, पहले ये समझो। तो यहां से इसके अंदर क्या है, पुनर्अवशोषण हो गया। तो याद रखना, ये जो आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका है, यहाँ किसका पुनर्अवशोषण होता है। अब आप बोल रहे हो कि मैडम आप बार बार पुनर्अवशोषण बोल रहे हो, अवशोषण क्यों नहीं बोल देते। एक तो आपको भी तकलीफ है और एक हम भी आपके साथ साथ पुनर्अवशोषण बोल रहे हैं, तो हमको भी तकलीफ है। तो नहीं बेटा, मैं जानबूझ के नहीं बोल रही हूँ। यहाँ हम अवशोषण नहीं बोल सकते, पुनर्अवशोषण ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अवशोषण तो एक बार हो चुका है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, वहां क्या हुआ था, अवशोषण हुआ। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके द्वारा पदार्थों का पूरे शरीर के अंदर क्या हो रहा था, परिवहन हो रहा था। तो फिर पदार्थों को कोशिकाओं के पास पहुंचाया जा रहा था। तो अवशोषण तो आपका कहाँ, पाचन तंत्र के अंदर हो चुका है, इसलिए इनको हम अवशोषण नहीं बोल सकते। पुनर्अवशोषण, रीऑब्जर्वेशन, इसको पुनर्अवशोषण यानी कि जो पदार्थों का अवशोषण हो चुका था उसका फिर से वापस कोशिकाओं के अंदर क्या है, केशिकाओं के अंदर क्या है, आपका अवशोषण हो रहा है, इसीलिए इसका पुनर्अवशोषण बोला जाता है। तो देखो, ये जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है, यहाँ पुनर्अवशोषण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक पुनर्अवशोषण। यानी यदि पूरे इस नेफ्रॉन्स के अंदर देखें, सब जितना भी जैसे 100% इसके अंदर क्या हो रहा है, पुनर्अवशोषण हो रहा है, तो उसका 85% पुनर्अवशोषण कहाँ होगा, आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर, पीसीटी के अंदर, ठीक है। तो ये किसका अवशोषण करेगी, अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किन किन पदार्थों का अवशोषण करेगी। तो ये किनका अवशोषण करेगी, ये आपके जल का अवशोषण करेगी, जो ग्लूकोज है उसका अवशोषण करेगी, और आपके आयंस का अवशोषण करेगी, और एक जो कार्बनिक पदार्थ है उसका भी HCO3- यानी कार्बोनेट आयंस, इनका भी अवशोषण करेगी। फिर उसके बाद चलते हैं, यहाँ ये आता है हेनले का लूप। ये क्या है, हेनले का लूप। अब इस हेनले का लूप के अंदर जो अवशोषण होगा वो किसका होगा, आपके H2O का, यानी कि इसकी जो भित्ति है वो जल के लिए पारगम्य होती है, आयंस के लिए अपारगम्य। याद रखना, यहाँ आयंस के लिए अपारगम्य, अपारगम्य। आयंस के लिए कैसी होती है ये, कौन सी भुजा, अवरोही भुजा। हेनले लूप की अवरोही भुजा आपकी आयंस के लिए अपारगम्य तथा जल के लिए क्या होगी, पारगम्य। फिर चलो यहाँ तक इसको खींचते खींचते ले आए। अब हम हेनले लूप की आरोही भुजा के अंदर आते हैं। तो इस आरोही भुजा के अंदर क्या है, आपका जो आयंस है वो तो इनसे बाहर निकलेंगे, पारगम्य हो जाएगी, और जो आपका जल है उसके लिए क्या होगी, अपारगम्य। तो यहाँ मैं कहूंगी कि H2O के लिए क्या होती हैं, अपारगम्य। क्या होती हैं, अपारगम्य। फिर यहाँ से ये क्षणिक पदार्थ आगे जाएंगे इसके अंदर, DCT के अंदर। इस DCT के अंदर क्या है, इसके अंदर जो भी, जैसे यहाँ क्या H2O को निकाल लिया, यहाँ आपके आयंस निकाल लिए, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में आयंस और आपका जल कुछ बचा हुआ है, तो उसको उस क्षणिक पदार्थ से निकालने का कार्य कौन करेगी, आपकी DCT। DCT इसका क्या करवाएगी, ऑब्जर्वेशन, रीऑब्जर्वेशन करवाएगी कि H2O तथा आयंस दोनों के लिए क्या होती हैं, पारगम्य होती हैं। लगभग तो यहाँ हो गया था उसका, लगभग तो यहाँ उसका पुनर्अवशोषण हो गया था, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में जो बचा हुआ आयंस तथा जल है उसका क्या है, पुनर्अवशोषण करेगी कौन, DCT। अब यहां से जो इस संग्रह नलिका के अंदर आया कौन, क्षणिक पदार्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ये कहलाएगा यूरिन, मूत्र।
कहां से कहलाएगा? इस संग्रह नलिका से। पूछा जाता है कि यूरिन का निर्माण कहां से होता है, तो आपकी संग्रह नलिका के अंदर जो खनिज पदार्थ है वो हम उनको क्या कहेंगे? यूरिन कहेंगे, क्योंकि इनके बाद इसका कोई भी रीऑब्जर्वेशन नहीं होगा। जो आवश्यक पदार्थ थे वो पीछे ही इसके द्वारा ग्रहण कर लिए गए, इसीलिए तो इसको नेफ्रॉन्स का भाग नहीं माना जाता है। इसको तो फिर ये आगे पहुंचाने का काम करेंगे कि नेफ्रॉन्स का क्या कार्य होता है, कि जो हमारे शरीर के अंदर क्या है, मिक्स, सबसे पहले तो मिक्स ही होता है। जो रक्त आता है उस रक्त के अंदर अपशिष्ट पदार्थ भी होता है और साथ में आवश्यक पदार्थ भी होता है जो हमारे शरीर को चाहिए होता है। वो आ रहे, उन दोनों को अलग करने का कार्य, छानने का कार्य किसका काम है? ये नेफ्रॉन्स का काम है। तो क्या यहाँ नलिका, जो संग्रह नलिका है, वो छानने का काम कर रही है? नहीं, इसीलिए इनको नेफ्रॉन्स का भाग नहीं माना जाता। तो ये था आपका नेफ्रॉन्स और इसकी संरचना। तो अब एक बार इनको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। किस तरह से? इसकी आकृति तथा जो ये जो हेनले लूप है इसकी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पे। तो नोट कीजिए। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ ये कि वासा रेक्टा जो है, ये केसिका है, ये वासा रेक्टा है। इसके अंदर ये जो रक्त बह रहा है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तथा नेफ्रॉन्स के अंदर जो पदार्थ आ रहा है इसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी। तो याद रखना इन दोनों की उल्टी होती है। कैसे? कि ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरह से, क्या ऊपर से नीचे, और यहाँ हमने क्या देखा, अपवाही जो ध्वनि थी वो आगे केशिकाओं के अंदर बढ़ के फिर आगे क्या है, इनके साथ एक लूप के नजदीक नजदीक क्या आ रही थी, आपकी केशिका आ रही थी। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? हेनले लूप के विपरीत होगी। इसीलिए पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसकी डायरेक्शन कैसी होती है? तो इसकी डायरेक्शन उल्टी होती है। हेनले लूप की तो इस तरह से होगी, इनकी इस तरह से। अब इसकी अवरोही भुजा नाम क्यों दिया? इनको अवरोही भुजा नाम क्यों दिया? क्योंकि ये, अब हम आगे देखेंगे कि इसका जो दरों का जो सांद्रता का जो रूप है वो कैसा होता है। तीन प्रकार से होता है सांद्रता, एक अलग प्रासरणी, एक समप्रासरणी, एक अति प्रासरणी। तो वो हम सब पढ़ेंगे। उसी कारण उसको कि जहां बढ़ता क्रम होगा वहां हम क्या कहेंगे? आरोही, और जहां जो घटता क्रम आता है उसको हम क्या कहते हैं? अवरोही कहते हैं। तो इस तरह से ये इनको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नेफ्रॉन्स के प्रकार कितने हैं और ये किस आधार पे हैं। कि एक तो हेनले लूप जो है उसकी उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पे, और एक कि इनकी आकृति कैसी है इसके आधार पे। चलो जल्दी से नोट कर लीजिए। सविता पटेल मैम, मेमेलिया में एडुलरी प्रोमेटिव क्या बोल रही है बेटा? मेरे समझ में नहीं आ रहा, सही से लिखे भेज। या फिर कल स्कूल में पूछ लेना। तो देखिए हम नेफ्रॉन्स के प्रकार, नेफ्रॉन्स के प्रकार, ये नेफ्रॉन्स दो प्रकार के होते हैं। इसके आधार पे
तो मैं बता देती हूँ, हेनले लूप की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पे तथा इसके साथ जो आपका नेफ्रॉन्स है उनकी आकृति के आधार पे, उनकी आकृति के आधार पे। तो अब कहोगे कि मैडम आप हेनले लूप की उपस्थिति या अनुपस्थिति ही लिख देते, आपको ये लिखने की क्या जरूरत है? तो रे भाई देखो, यदि हेनले लूप एक के अंदर नहीं होगा तो उसकी आकृति क्या चेंज होगी। जैसे आप सपोज करो कि किसी के यदि कान नहीं हो तो वह कैसे दिखेगा, और यदि किसी के हाथ नहीं हो या किसी के गर्दन ही नहीं हो तो वो कैसे दिखेगा? क्या उसकी आकृति में परिवर्तन नहीं है आए? इसीलिए ये नेफ्रॉन्स की आकृति नेफ्रॉन्स की आकृति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। वो कौन से 2 प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे। एक है आपका बलकुटी, बलकुटी नेफ्रॉन या जिसको सुपरफिशियल नेफ्रॉन भी बोला जाता है, सुपरफिशियल नेफ्रॉन। ठीक है। दूसरा आपका है सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन, जिसको बोला जाता है जक्स्ट्रा नेफ्रॉन। अब आप कहोगे कि मैडम आप ऐसे सब कहां से लाते हो? तो मैं क्या करूं, जो देने वाले जो दे गए नाम, बाकी जो पीछे बचे भाग उसका, तो ये तो याद करना ही पड़ेगा। तो इनको आप 2-3 बार पढ़ो, इन वीडियो को देखो तथा फिर उसके बाद आप नोट कर करके देखो कि नाम याद है कि नहीं। इस तरह से करोगे तो आपके जरूर याद होंगे। इस तरह से एक ये हो गया, एक ही हो गया। अब ये क्या है, बलकुटी नेफ्रॉन क्या है कि बलकुट से ही देखो, बलकुट किसे कहते हैं? जो हमने कोर्टेक्स भाग, ये जो ब्रेकअप था इसके अंदर क्या पढ़ा हमने? कोर्टेक्स भाग। तो इस कोर्टेक्स को हिंदी में बोला जाता है बलकुट। क्या बोला जाता है? बलकुट। अब देखो, आपको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका कि सबसे पहले आप नाम देखो, उस नाम को उससे रिलेटेड करो या उसके अंदर गहराई में जाके देखो। अब बलकुट है, इसके अंदर सिर्फ एक बलकुटी नाम दिया है, क्या मेडुला नाम दिया है, मध्यांश नाम दिया है? नहीं ना। तो इस मध्यांश के अंदर नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट पाया जा रहा था? आपका हेनले लूप। तो क्या इस बलकुटी नेफ्रॉन के अंदर हेनले लूप उपस्थित होगा? नहीं। तो इसके अंदर हेनले लूप क्या होगा? अनुपस्थित होगा। इसके अंदर हेनले लूप नहीं पाया जाएगा। और ये नेफ्रॉन्स अपने जो पूरे शरीर के अंदर कितने पाए जाते हैं, यानी एक ब्रेकअप की हमने बात की, 8 से 10 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अब देखो ये लगभग 65% तक इतने नेफ्रॉन्स, इस प्रकार के नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। बाकी जो नेफ्रॉन्स है वो क्या है? आपका सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन्स। अब सानिध्य मध्यांश, मध्यांश क्या आ रहा है? मेडुला भाग। तो ये जो ये मेडुला भाग का नाम आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसके अंदर हेनले लूप क्या होगा? उपस्थित होगा। तो इसके अंदर हेनले लूप क्या होगा? उपस्थित। ठीक है, यहाँ उपस्थित पाया जा रहा था, ये 65% ये, तो बाकी जो बचे वो क्या आ गए? आपके जक्स्ट्रा नेफ्रॉन्स। ठीक है। अब इनकी बात बताओ कि जक्स्ट्रा नेफ्रॉन्स जो है, इसका हमने क्या देखा था कि जो हेनले लूप था उसकी आरोही भुजा तथा अपवाही तथा अभिवाही धमनी थी, उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसका नाम है जक्स्ट्रा डोसा, तथा और भी 1-2 कोशिकाएं हैं जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैं लिख देती हूँ यहाँ, विशेष प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं, या इसको बोल सकते हैं विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? रेनिन का स्त्राव करती हैं। क्या करती हैं? रेनिन का स्त्राव करती हैं। अब आप पूछोगे कि मैडम रेनिन तो हमने पाचन तंत्र के पढ़ा था, जहां ये क्या था? छोटे बच्चों के दूध के अंदर
जो माँ का दूध होता है वहां उनको रेनिन एक प्रोटीन है, रेनिन उस दूध में पाया जाता है। तो देखो यहाँ ये क्या है, आपका विशिष्ट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित पदार्थ है, और ये क्या करता है, ये आपका जो नेफ्रॉन्स है उसकी क्रिया विधि को चलाने का काम करता है। कितना रक्त आ रहा है और कितना इनको छानना है, ये पूरा कार्य ये रेनिन करता है। और उसके बाद हम नियमन की बात करेंगे नेफ्रॉन्स की, वहां पढ़ेंगे कि रेनिन का काम क्या है। यहाँ आप इतना ही समझ लीजिए कि ये रेनिन जो है, जो नेफ्रॉन की जो क्रिया विधि है उसका नियमन करता है, उनका क्या करता है, नियमन करता है। ठीक है, फिर ये देखो वल्कुटी नेफ्रॉन्स और सानिध्य नेफ्रॉन्स क्या अलग अलग जीवों में इसी तरह से पाए जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि 65% यहाँ और बाकी यहाँ नहीं। किसी प्राणियों के अंदर सिर्फ वल्कुटी नेफ्रॉन्स भी पाए जाते हैं और किसी प्राणियों के अंदर केवल जस्ट्रा नेफ्रॉन्स भी पाए जाते हैं। तो मैं बता देती हूँ कि जो रेगिस्तानी जीव है, जैसे हमने ऊंट की बात की, तो आपने सुना होगा कि ऊंट 3-4 दिन तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर के अंदर पानी को क्या है, स्टोर कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। तो अब देखो पानी को जो क्षनिक पदार्थ आ रहा है उसमें से ज्यादा सोखने का कार्य कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपकी जो हेनले लूप की जो भुजा थी, कौन सी? अवरोही भुजा, जो क्या थी, जल के लिए पारगम्य थी। तो क्या ये जब अनुपस्थित होगा तो वो पानी की बचत कर पाएगा? नहीं। तो जो रेगिस्तानी प्राणी है उसके अंदर क्या है, ये हेनले का लूप पाया जाता है तथा लंबा सारा भाग होता है, लंबा होता है इसका। हेनले लूप क्या है, लंबाई में अधिक होगा। तो उन प्राणियों के अंदर जो आपका सानिध्य मध्यांश नेफ्रॉन्स या जस्ट्रा नेफ्रॉन्स है वो विकसित होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। कुछ ही मात्रा में ये पाए जाएंगे, इसकी संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जो जीव जल के अंदर रहते हैं, जो जीव जल के अंदर रहते हैं, क्या उसके अंदर जल स्टोर करने की आवश्यकता है? अरे भाई वो तो जल में ही रह रहे हैं, तो उसको स्टोर करने की कहाँ आवश्यकता है? जब जरूरत पड़ी ले लिया, जब जरूरत पड़ी ले लिया। तो ऐसे प्राणियों के अंदर क्या है, बलकुटी नेफ्रॉन्स सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसको बिल्कुल हेनले लूप को हम बिल्कुल अनुपस्थित नहीं कह सकते, या तो अनुपस्थित ही होगा या फिर क्या है, इसका हेनले लूप जो है वो क्या होगा, हर्षित होगा, हर्षित। लेकिन एक एग्जाम्पल है जिसमें अनुपस्थित पाया जाता है, वो कौन सा है, मेंढक। मेंढक की यदि बात करें तो उसके अंदर हेनले लूप नहीं पाया जाता, हेनले लूप नहीं पाया जाता। ठीक है, तो हम 1 मिनट रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने नेफ्रॉन की संरचना पढ़ी कि नेफ्रॉन्स क्या है, 2 भागों में बंटा होता है आपका, एक तो मेलपीडिकाय, दूसरा आपका कुंडलित नलिका। जो मेलपीडिकाय है वो 2 भागों से मिलकर बना है, कि एक तो वोमन संपुट, एक केशिका गुच्छ जिसको ग्लेमेरुलस भी कहा जाता है। फिर जो आपका नलिका वाला भाग था वो आपके 3 भागों से मिलकर बना था। कौन कौन सा? एक समीपस्थ कुंडलित नलिका जिसको हमने पीसीटी कहा, दूसरा आपका हेनले लूप, और तीसरा आपका क्या था, डीसीटी जिसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं। संग्रह नलिका हमारे नेफ्रॉन्स का भाग नहीं थी। दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर कहाँ खुलती है, आपके संग्रह नलिका के अंदर खुलती है। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो आपकी जो धमनी थी, जो धमनी आ रही है, अविवाहित धमनी प्रवेश कर रही है तथा अपवाहित धमनी बाहर निकल रही है। अब यही अपवाहित धमनी का आगे जाकर क्या है, नलिकाओं के अंदर बंट जाती है, परिनलिका गुच्छ बोला जाता है। तो फिर वो क्या करती है, आपके इस नेफ्रॉन्स के लिपटी रहती है, इस नेफ्रॉन्स के लिपटी रहती है। एक या 2 नलिका ऐसे निकल के आपकी जो हेनले का लूप था उसके चारों तरफ आ रही थी, उसको हमने वसा रेक्टा नाम दिया। और फिर वो आगे जाकर क्या है, आपकी जो पश्च महाशिरा थी उसके अंदर अपने जो रक्त है उसको डाल देती है। फिर हमने देखा कि कौन कौन सी भुजा के अंदर किस किस आयंस तथा जल के लिए पारगम्य होती है। तो आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी पीसीटी जो है वो आपके ग्लूकोज आयंस तथा
जल और भी जो बाइकार्बोनेट आयन है उनके लिए क्या होती है, पारगम्य होती है, उनका पुनरावशोषण होता है। और जितने भी नेफ्रॉन्स के पार्ट है उसमें सबसे ज्यादा पुनरावशोषण कहाँ हो रहा था, आपके समीपस्थ कुंडलिक नलिका के अंदर हो रहा था। फिर उसके बाद जो हेले लूप की दो भुजा हमने पढ़ी, एक आरोही भुजा, एक अवरोही भुजा। अवरोही भुजा आपकी जल के लिए पारगम्य थी तथा अवरोही भुजा आपके जल के पारगम्य के लिए, और तथा आरोही भुजा जो थी वो आपके आयंस के लिए क्या थी, पारगम्य थी। लेकिन जल के लिए अपारगम्य, और इधर वाली भुजा जो अवरोही भुजा है वो क्या है, आयंस के लिए अपारगम्य थी। इस तरह से फिर आगे जाकर जो हमने दूरस्थ कुंडलिक नलिका देखी डीसीटी, वो किसके लिए पारगम्य थी, कि जो बचे हुए आयंस तथा जल है उनका भी पुनर्अवशोषण कर लिया जाता है, कहाँ, डीसीटी के अंदर। फिर जो आपका ये जो क्षणिक पदार्थ है संग्रही नलिका में आता है, और संग्रही नलिका में आते ही ये क्या कहलाता है, आपका यूरिन कहलाने लगता है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको नॉलेज के लिए और बता देती हूँ कि जो आपकी अपवाही धमनी जो आ रही है, सॉरी अभिवाही धमनी जो आ रही है, उसके अंदर यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तथा फिर जो आगे जाकर यहाँ जो यूरिन बन रहा है उसके अंदर क्या है, इस धमनी के अंदर ज्यादा थी और इस यूरिन के अंदर भी यूरिया की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ जो धमनी थी, यहाँ जो केशिकाएं निकल रही थी, वसा रेक्टा थी, वहां क्या है, यूरिया की मात्रा कम होती है। सबसे ज्यादा यूरिया की बात करूं तो आपके यकृत या शिरा जो है, क्योंकि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, यकृत के अंदर होता है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो वहां जो यकृत की जो शिरा है वहां यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और फिर उस यूरिया को, जैसे अमोनिया अपने शरीर में बनती है, उस अमोनिया को भी क्या है, यकृत यूरिया बनाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया सबसे खतरनाक हानिकारक पदार्थ है, यूरिया उससे थोड़ा कम है। अमोनिया की यदि बात करें तो इतना खतरनाक होता है कि जैसे, अब आपको एक नॉलेज के लिए बात बताती हूँ कि अपन क्या है, यूरिन को रोकते रहते हैं। जैसे कहीं आप चले गए और आपको वहां से उठना नहीं हो रहा है, या आपको 1-1.5 घंटा बैठे रहना पड़ता है, तो फिर आपके क्या है, पेल्विस के अंदर जलन होने लगती है, जो आपका ब्लैडर है वहां जलन होने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो यूरिन जो है आप इकट्ठे करते जा रहे हो, उसको बाहर नहीं निकाल रहे हो, आप इकट्ठा इकट्ठा करते जा रहे हो। उसके अंदर सबसे ज्यादा यूरिन के अंदर क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में यूरिया पाया जाता है। तो अब वो यूरिया क्या करता है, जब इकट्ठा होता जाता है तो यूरिया वापिस अमोनिया का निर्माण कर देता है। और अमोनिया एक विषैली गैस या विषैला पदार्थ है अमोनिया, तो फिर वो क्या है, जलन पैदा करेगा। जैसे आप देखते हो सार्वजनिक स्थान जहां होते हैं वहां यूरिन, वहां लोग क्या करते हैं, मूत्र करते हैं, तो यूरिन के कारण वो दीवार क्या होती है, गिर जाती है। धीरे धीरे करके वो पूरी की पूरी दीवार गिर जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वहां मूत्र किया जाता है उस टाइम तो यूरिया होता है, लेकिन फिर कुछ समय निकलने के बाद वो ही यूरिया क्या हो जाता है, अमोनिया के अंदर बदल जाता है। और अमोनिया की इतनी तीव्र गंध होती है, जैसे जब यूरिन स्रावित करते हैं तभी तो इतनी बदबू नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद यदि देखें तो उसमें बदबू बहुत तेज होती है। तो वो किसकी होती है, वो आपके अमोनिया की होती है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।